जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ तो उसके बाद के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स जो थे, हमारी जनरेशन के जो हमारे पेरेंट्स थे, वो डर गए एंड दे वर लाइक इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट मत करना। अगर आप ये सोचें कि इक्विटीज में रिस्क नहीं है तो ये गलत होगा। इक्विटीज में बहुत रिस्क होता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आपने क्योंकि रियल स्टेट और गोल्ड के बारे में बात करी है, तो रियल स्टेट और गोल्ड में भी रिस्क होता है। आप उन स्टार इन्वेस्टर से उनसे सीख सकते हैं कि उनका थिंकिंग क्या है, उनका ओवरऑल पैटर्न क्या है, बट आप उनको ब्लाइंडली एप मत करिए। आप पैनिक करने लगते हो अगर आप देखते हो कि मेरा 100 रुपये 80 रुपये रह गया, तो आप पैनिक कर जाओगे और आप कहोगे कि नहीं भैया, ये मेरे लिए नहीं बना है, ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए नहीं है, मैं बाहर निकल के आ जाता हूँ, ये मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी इतना ज्ञानी नहीं है जो ये बता सके कि मार्केट को टाइम कर सके कि ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, ये नहीं है। किसी को भी कॉपी मत करिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स की टिप्स पे भी मत जाइए। और मैं ये बहुत अच्छी सलाह आपको देना चाहूँगा, अपनी स्टडी करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लीज़ एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करिए जो एक्सपर्ट होता है। अगर आप एक अच्छी गवर्नमेंट चूज करें, एक अच्छा लीडर चूज कर रहे हैं, देन नेचुरली व्हाट वुड हैपन इज, जो चीज हम लोग 10 साल में अचीव करने वाले हैं, हो सकता है हम लोग 7-8 साल में अचीव करें। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस पॉडकास्ट में हमने बात करी गौरव गोयल से। ही इज अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। उनसे बहुत सारी उम्दा इफेक्टिव टिप्स के बारे में बात हुई जो उन्होंने हमसे शेयर करी। और क्योंकि हम सब अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में कहीं ना कहीं पर हैं, तो एक इन्वेस्टर की वेल्थ क्रिएशन जर्नी कैसी होती है उसको उन्होंने बहुत ही आसान भाषा के अंदर समझा दिया। आई होप यू वुड एंजॉय द एपिसोड, सो लेट्स वॉच। हेलो गौरव जी, वेलकम ऑन विलासिन वाइब्स। थैंक यू पवन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपके साथ आके और भी अच्छा लग रहा है। आज का पूरा कॉन्वर्सेशन हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाला है, और इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा मैं बोलूंगा तो वेल्थ को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज इवेंचुअली हम सब अपनी लाइफ के अंदर थोड़ी थोड़ी वेल्थ तो जरूर चाहते हैं, पर वो थोड़ी वेल्थ सिर्फ हमारे एक तरफ काम करने से ही नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं हमें अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इस क्योंकि आज की डेट के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें, सो वी हैव ऑफ कोर्स रियल एस्टेट, वी हैव गोल्ड, बट वी हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग, आई वुड से, स्टॉक इन्वेस्टमेंट। और जब हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें इक्विटी से अच्छा शायद कुछ भी नहीं है। बट मैं अगर जाना चाहूंगा 1991 में, जहां से ये पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है। एक्चुअली में 91 आता है थोड़े ही महीनों के बाद के अंदर। ऑफ कोर्स इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइज होती है, और थोड़े ही टाइम के अंदर आप देखते हैं हर्षद मेहता स्कैम हो जाता है। जी। पूरे पूरे जो इन्वेस्टमेंट का जो हमारा यहाँ पर पूरा सिनेरियो था, उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं वहां से जाकर के पूछना चाहूंगा आपसे, ये पिछले 30-35 साल कैसे देखते हैं आप पूरी इस हिस्ट्री को इक्विटी मार्केट की? सो एक्चुअली हिस्ट्री जो है मार्केट्स की थोड़ी और पहले शुरू हो गई थी, इफ यू आस्क मी। सबसे पहले 1979 में सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी। तो उस समय इतने ऑब्वियसली इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था सिटीजन्स का, तो इतना ज़्यादा ट्रैक्शन भी नहीं था। ऑब्वियसली जब 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ तो बहुत सारे लोग इससे जुड़ गए। कुछ ब्रोकर्स वगैरह थे, कुछ बाकी लोग थे, और फिर आम आदमी एक तरीके से जुड़ने लगा था। हर्षद मेहता स्कैम के ऑब्वियसली बहुत सारे नेगेटिव्स थे, तो बहुत सारे प्लसेस ये भी थे कि आम आदमी ने पहली बार उसे एक जरिया समझना शुरू किया जहां से आपकी आमदनी और हो सकती है बाकी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के अलावा। तो अगर आप ये देखेंगे कि पहले लोग क्या करते थे, LIC पॉलिसी में लगाते थे पैसे, या फिर लोग FDs को अपना जरिया समझते थे, या सेविंग्स में पड़ा रहता था पैसा, और कोई ऑप्शंस लोगों के पास थे ही नहीं। 1991 के बाद एक स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया जरूर खुल गया, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए, और उन्होंने इक्विटी मार्केट्स को एक तरीके से एक अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह स्टार्ट कर दिया। और आज इतने सालों बाद, ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स के बाद, 30-35 साल बाद, हम ये देखते हैं कि इंडिया की काफी बड़ी पॉपुलेशन परसेंटेज टर्म्स में अभी भी कम है अगर हम दूसरे कंट्रीज के मुकाबले सोचें या देखें, लेकिन इन 35 सालों में लगभग
काफी हद तक एक रिटेल रेवोल्यूशन आया है और काफी लोग स्टॉक मार्केट्स के साथ जुड़ गए हैं और इक्विटीज को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह देखने लगे हैं। तो आज की डेट में ना सिर्फ सेविंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, real estate, gold, silver, and finally you have equities as an investment option. और मैं ये आपको बताना चाहूंगा पवन, अगर हम इस बात पे नजर डालें तो पिछले 40-45 साल में जब से इक्विटी मार्केट्स एग्जिस्टेंस में आए इंडिया में, लेट्स से सेंसेक्स जब से एग्जिस्टेंस में आए, ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्लास रही है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स। तो मैं आपको ये, और आप दर्शक जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ऑडियंस जितना देख रही है, ये अगर हम लोग गौर से एक एवरेज रिटर्न्स निकालने की कोशिश करें तो इक्विटी मार्केट्स के रिटर्न्स पिछले इतने सालों में, 45 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली, उसके रिटर्न्स रियल एस्टेट से भी काफी ज्यादा हैं। और इस बीच में हम लोगों ने कंपाउंडिंग देखा है, मल्टी बैगर्स देखे। ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट्स के साथ रिस्क होता है और मैं चाहूंगा कि आप हम लोग इस बारे में और डिटेल में भी बात करें रिस्क एसोसिएटेड के साथ। बट अगर हम रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखें, सो दिस इज परहैप्स द बेस्ट asset class that is available for creating wealth in India. So मैं इसे फिर से बोलना चाहूंगा कि ये सबसे बढ़िया एक जरिया है वेल्थ क्रिएट करने का अपने इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटीज के थ्रू। इक्विटी के थ्रू जितनी वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई और एसेट क्लास आपको नहीं दे सकती है, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट। I am with you on that because data speaks and data यही बोलता है कि आप अगर आज की डेट के अंदर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या आपने कुछ बहुत लंबे समय तक इक्विटी में इन्वेस्टेड रहे हैं, सो आपने बहुत अच्छे रिटर्न्स भी बनाए हैं। बट जहां पर मैं सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करता हूँ, राइट, सो क्या, क्योंकि वी हैव ऑफ कोर्स रियल एस्टेट, वी हैव गोल्ड, दीज आर द सेफेस्ट ऑप्शंस। हम एफडी की बात भी कर लेते हैं क्योंकि जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ तो उसके बाद के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स जो थे, हमारी जनरेशन के जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो डर गए एंड दे वर लाइक इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट मत करना, राइट। सो क्योंकि वो सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन शायद नहीं है। तो जब हम सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास में ऑफ कोर्स वी सी दीज ऑप्शंस, रियल एस्टेट, गोल्ड, एफडी एंड व्हाट नॉट। बट इक्विटी हमारे दिमाग में, मतलब हमारा मतलब नॉट हमारा मतलब आज भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं आता है। So how do you see कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से देखते हैं आप? So you are absolutely right, पवन। हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का अपना एक रिस्क लेवल होता है और एक रिटर्न लेवल होता है। और हाँ, जब भी हमें इन्वेस्टमेंट्स करना होता है तो हमें ये जरूर देखना होता है कि एक क्या चीज क्या रिटर्न दे रही है हमें और उसके साथ उसका रिस्क लेवल क्या एसोसिएटेड है। इसीलिए जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, हम सबसे पहले कस्टमर का एक रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग में हम ये देखते हैं कि कस्टमर की रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। अब अगर आप ये सोचें कि इक्विटीज में रिस्क नहीं है तो ये गलत होगा। इक्विटीज में बहुत रिस्क होता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आपने, क्योंकि रियल एस्टेट और गोल्ड के बारे में बात करी है, तो रियल एस्टेट और गोल्ड में भी रिस्क होता है। देयर आर पीरियड्स जब एक्चुअली इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस हैव फॉलन कंसिडरेबली, और हमारा आज की डेट में जो इंडियन गोल्ड प्राइसेस हैं, दे आर अ डेरिवेटिव ऑफ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस। सो इंडियन गोल्ड प्राइसेस आज हमारे जो हैं वो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस से ही निकाले जाते हैं, कन्वर्ट करके। सो देयर इज अ रुपी डॉलर कन्वर्जन फैक्टर होता है उसमें। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको भी ऐसे सोचना कि गोल्ड और रियल एस्टेट में भी हमने देखा है कि 10-10 साल तक रियल एस्टेट प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं, कुछ जगहों पर गिर भी जाते हैं। सो उनका भी एक रिस्क फैक्टर होता है। हो सकता है इक्विटीज के मुकाबले कम हो, लेकिन होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स और फिक्स्ड इनकम जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे सेविंग्स हो गया, आपका पीपीएफ हो गया, आपका फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, या बॉन्ड्स हो गए, तो उसमें भी कुछ रिस्क एसोसिएटेड होता है। रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बैंक्स होता है, कहीं पर बॉन्ड्स में ड्यूरेशन रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क जिसे बोलते हैं। बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इक्विटीज के मुकाबले उनमें रिस्क कम होता है, ये फैक्ट है। पर आपको
किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये बहुत क्रूशियल सवाल है और आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। बिकॉज हमें अपना जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इक्विटीज में, तो ये सोच के करना चाहिए कि इसमें हमारा कैपिटल इरोजन भी हो सकता है, मतलब हम अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी कम हो सकता है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि आपको इसे एक वेल्थ क्रिएशन जर्नी के हिसाब से देखना चाहिए, और ये जर्नी 1 दिन 2 दिन 5 दिन 1 महीना 1 साल 2 साल की नहीं होती है, कम से कम 5 साल, और मेरे हिसाब से और भी स्ट्रेच किया जा सकता है 10 15 20 साल। और ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ना चाहें वो भी कर सकते हैं, अपनी रिटायरमेंट के लिए करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपका अगर 100 रुपए की वेल्थ है तो आप 100 रुपए की 100 रुपए की वेल्थ आप इक्विटीज में ही लगा दें। तो इसका एक तरीका होता है, क्योंकि हम लोग जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल देखते हैं, करते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि कस्टमर की रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है या रिस्क रहने की क्षमता कितनी है। अगर उसकी क्षमता जितनी भी हो, अगर मान लीजिए एक 80 ईयर ओल्ड मैन है या वुमन है और उसकी वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती है, शी इज हैप्पी विद 7% रिटर्न्स, तो हम लोग उनका पूरा डेट में रखते हैं। बट देर आर इंडिविजुअल्स जो हाई रिटर्न्स लेना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो हम उनका एक कंपोनेंट डिराइव करते हैं जिसमें डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क टेकिंग एबिलिटी हम एक परसेंटेज कंपोनेंट ही इक्विटीज में लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड एसेट एलोकेशन, और हम एसेट एलोकेशन के बेसिस पे ही इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मेरी आपकी यहाँ पे जितने ऑडियंस हम लोगों को सुन रहे हैं देख रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इक्विटीज को शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मत देखें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपके फिंगर्स जल जाते हैं इक्विटीज में। यू हैव टू थिंक ऑफ इट एज अ लॉन्ग टर्म जर्नी, और इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट अल्टीमेटली जो मार्केट के रिटर्न्स हैं इन लास्ट 45 ईयर्स, उसके एवरेज रिटर्न्स करीब इफ आई हैव डन सम कैलकुलेशन 14.5% के आसपास के रिटर्न्स रहे हैं ऑन एन एवरेज एवरी ईयर। और उसी एवरेज रिटर्न्स की आप एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। दिस डज नॉट इंक्लूड डिविडेंड्स ऑफ कोर्स, देयर उसके अलावा डिविडेंड्स भी मिले, बट मेरा ये मानना है कि आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको 14 14.5% का इक्विटीज में रिटर्न करना पड़ेगा विथ गुड अमाउंट ऑफ रिस्क। किसी साल में नेगेटिव रिटर्न्स भी हो सकते हैं, किसी साल में पॉजिटिव रिटर्न्स, किसी साल में बहुत बढ़िया रिटर्न हमने कुछ सालों में देखे हैं, 50-50% के रिटर्न भी आए हैं। 2008 का टाइम था जहां पे -58% निफ्टी में रिटर्न्स आए थे। सो ये वॉलेटिलिटी जो है, ये ऊपर नीचे जो इक्विटी मार्केट जाते हैं, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम होता है। और ये बहुत जरूरी है कि कस्टमर्स, आपके ऑडियंस इस बात को समझें कि इक्विटीज में रिस्क होता है। इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, जैसे लीनियर लाइन जिसे हम बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे रिटर्न सिर्फ फिक्स डिपॉजिट्स और सेविंग्स में मिलते हैं। यहाँ पे रिटर्न्स ऊपर नीचे होके ऐसे जाया जाता है। तो एक और मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब कोई पेशेंट होता है, जब उसका कार्डियोग्राम करते हैं तो ईसीजी होता है, अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो उसमें वो डेथ सिग्निफाई करता है। इसीलिए, और जब कार्डियोग्राम में हार्ट रेट ऐसे ऊपर नीचे जाती रहती है, इज alive and kicking। इसी तरह से एक्टिव मार्केट्स में भी यही है, अगर आप ऊपर नीचे कर रहे हैं तो वो alive and kicking है। So it means that markets are doing exceptionally well and this is how it is। और ये कस्टमर्स को डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। ये ऊपर नीचे रहेगा, रिटर्न्स किसी साल में नेगेटिव रहेंगे, किसी साल में पॉजिटिव रहेंगे। आपकी जर्नी लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। जिगजैग ज्यादा बेहतर रहेगा तो ज्यादा अच्छे आप लाइफ के अंदर रिटर्न बना सकते हैं, आप कह रहे हैं। मैं आता हूं यहाँ पर अब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मतलब किसी के पास में बहुत पैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए, पर किसी के पास में बहुत छोटी पूंजी है इन्वेस्टमेंट के लिए। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो कहाँ से ये जर्नी शुरू हो सकती है और कहाँ से करनी चाहिए एक इंसान को? सो मेरे हिसाब से इरिस्पेक्टिव ऑफ कितनी संपत्ति है, कोई छोटा क्लाइंट है जिसके पास कम अमाउंट है इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेयर कैश, या किसी के पास बहुत सारा अमाउंट है,
ये जर्नी एक्चुअली कभी भी शुरू करी जा सकती है. देर आर प्रोडक्ट्स इन इक्विटी मार्केट्स लाइक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हम SIPs बोलते हैं इनको. वो आप एवरग्रीन प्रोडक्ट्स होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट लेवल्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू वांट टू टाइम दीज मार्केट्स, इट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं. ऑब्वियसली अगर आप लमसम अमाउंट एक साथ डालेंगे तो टाइमिंग पे फर्क पड़ता है, बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी इतना ज्ञानी नहीं है जो ये बता सके कि मार्केट को टाइम कर सके कि ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, ये नहीं है. ऑफ कोर्स कुछ वैल्यूएशन थ्योरीज होती हैं, हम उस पर स्टडी करते हैं, लेकिन ये कहना कि अगर आज की डेट में हम एक्सपेंसिव हैं या चीप हैं और कल इससे कम नहीं हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो ये गलत होगा. और कोई भी मार्केट एक्सपर्ट आपको ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता है कि कल क्या होगा. बट अगर हम, इसीलिए मैं फिर से उसी पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ कि जब हम लॉन्ग टर्म पे जाते हैं तो सब कुछ एवरेज आउट हो जाता है और मार्केट अपनी एक टेंडेंसी में अपनी अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, विच इज एन अपवर्ड स्लोपिंग जर्नी. अगर आप 1 डे 1 मंथ का ऐसे चार्ट देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको ऊपर उतार चढ़ाव दिखेगा, बट अगर आप 15 साल का चार्ट देखेंगे इट वुड बी मोर और लेस लाइक अ फ्लैट लाइन, अपवर्ड मूविंग लाइन. दिस इज हाउ द रिटर्न्स आर क्रिएटेड. और मैं फिर से पॉइंट पे एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि जर्नी को आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं. अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो देयर इज नेवर अ बैड टाइम. एंड आज की डेट में भी मैं कह सकता हूँ मार्केट्स आर, equity markets are at an all-time high in India, but मार्केट्स अभी सबसे ऊपर है, शिखर पर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे रिटर्न नहीं बनेंगे. अगर आपके पास प्लान है तो आप, और मेथोडिकल वे में अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो देयर इज नो रीजन व्हाई यू विल नॉट मेक मनी. मैं आपको और भी रीजंस आगे बताऊंगा कि इंडिया हमें क्यों अच्छा लगता है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए. बहुत सारे कारण हैं जो इंडिया को आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव इक्विटी डेस्टिनेशंस बनाता है. इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे. मैं आपको रीजंस बताऊंगा कि क्यों करना चाहिए इक्विटी इन्वेस्टिंग इन इंडिया. So we'll have a further discussion. श्योर. सो जैसे कोई स्टार इन्वेस्टर है, मैं राकेश झुनझुनवाला की जैसे बात करता हूँ, सो आई एम श्योर उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो रहा एंड देन ही मेड रियली गुड वेल्थ फॉर हिमसेल्फ. बट क्या सेम टू सेम जो पोर्टफोलियो में उनके थे स्टॉक्स थे, क्या किसी और इंसान को वो स्टॉक्स बाय कर लेने चाहिए? व्हेन आई एम सेइंग दिस आई मीन एक्चुअली कि मेरे दोस्त से सुना मैंने कि टाइटन का बहुत अच्छा स्टॉक है, या एक्सिस बैंक का बहुत अच्छा स्टॉक है, या किसी और इन्फोसिस का बहुत अच्छा स्टॉक है और आप उसको बाय कर लीजिए. एंड देन इवेंचुअली आप, क्या होता है कि आप मतलब किस तरीके से रहती है जर्नी? क्या आप उसमें रिटर्न बनाते हैं किसी की देखा देखी सुन करके, या इट्स अ बैड आइडिया एक्चुअली? So मेरे को एक स्टोरी याद आती है इससे रिलेटेड, एंड अलाउ मी कि मैं 2 मिनट आपको स्टोरी बता दूं. प्लीज गो अहेड. एक बार जंगल में बहुत सारे एनिमल्स जा रहे होते हैं, एक स्ट्रीम, अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं. एलिफेंट भी होता है, जिराफ भी होता है, डियर भी होता है, और छोटे जानवर भी होते हैं जैसे खरगोश वगैरह, ये सब होते हैं. और वो जब जंगल में जा रहे होते हैं तो एक सामने एक नदी आती है. तो सबसे पहले जिराफ जाता है, और एक जिराफ जाता है, वो अंदर जाता है पानी में, और वो देखता है कि, और वहां पे जाके कहता है कि ये नदी तो बिल्कुल गहरी नहीं है, मेरे चेस्ट तक आ रही है, और सब लोग अंदर आ जाओ, कोई सब ठीक रहेगा. तो सारे के सारे जानवर उसके साथ चले जाते हैं. जो छोटे जानवर होते हैं आप समझ ही सकते हैं उनका क्या हाल हुआ होगा, वो डूब जाते हैं. तो मेरा ये कहना है कि किसी भी एक स्टार इन्वेस्टर हो या फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर हो, हर एक का अपना एक नजरिया होता है, हर एक का अपना एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का, हर एक के अपने एंट्री पॉइंट्स होते हैं, हर एक के अपने एग्जिट पॉइंट्स भी हो सकते हैं, और हर एक का अपना एक रिस्क एपेटाइट होता है. एक रिस्क एपेटाइट मतलब कौन कितना पैनिक कर जाए मार्केट जब गिर रहा हो, कौन कब एग्जिट कर जाए, किसको, मान लीजिए मार्केट नीचे गिर रहा है तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डर के मारे मार्केट से नीचे गिर जाएंगे. बट एक स्टार इन्वेस्टर का मे बी उस समय ये हो सकता है कि वो कहे कि यार अभी तो मार्केट नीचे गिर गया, मेरे को क्वालिटी स्टॉक एक अच्छे प्राइस में मिल रहा है, तो वो इन्वेस्ट कर रहा है. तो हम लोग कंप्लीटली किसी को एप नहीं कर सकते, किसी को कॉपी नहीं कर सकते, और ना ही करना चाहिए.
हमें अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए और हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे चलना चाहिए। आप उन स्टार इन्वेस्टर से उनसे सीख सकते हैं कि उनका थिंकिंग क्या है, उनका ओवरऑल पैटर्न क्या है, बट आप उनको ब्लाइंडली एप मत करिए। ये मेरा सबसे एक बहुत अच्छा सुझाव होगा सबके लिए। और मैं यही कहूंगा, हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी क्रिएट करें, अपना देखें, किसी को ब्लाइंडली प्लीज कॉपी मत करिए, आप बहुत दुखी होंगे बाद में अगर आप ऐसा करेंगे। राकेश झुनझुनवाला जी भी उनको बहुत लोग कॉपी करते हैं, बट उनके बहुत सारे जो उनके अंडर में लोगों ने काम किया, मैं उनको जानता हूँ, और वो खुद बताते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो उनसे बहुत अलग है, वो भी सक्सेसफुल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम राकेश झुनझुनवाला जी को कॉपी कर लिया, उन्होंने टाइटन कप खरीदा, या हमने उस समय तो नहीं खरीदा, वो आज भी शायद होल्ड कर, अगर होते तो उनकी फैमिली में अभी भी होल्ड करते हैं, तो हम लोग, उनका एंट्री लेवल इज वेरी डिफरेंट। तो हम लोग जो है प्लीज किसी को भी कॉपी मत करिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स की टिप्स पे भी मत जाइए। और मैं ये बहुत अच्छी सलाह आपको देना चाहूंगा, अपनी स्टडी करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लीज एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करिए जो एक्सपर्ट होता है, जो डॉक्टर की तरह जैसे पेशेंट को देखता है, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, और वो आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड राइट सलाह दे सकते हैं। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखना बहुत जरूरी है। So giving a You short are answer. one of, yeah, you are one of a SEBI registered I advisor. am Anyways, आपसे अच्छी एडवाइस कौन देगा? इसी से मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर आता हूँ यहाँ पे साथ में, क्योंकि देखिए एक रिस्क तो यही है कि आपको कॉपी नहीं करना है, राइट? सो एक तो सबसे बड़ी एडवाइस आपने ये दे दी। इसके अलावा और क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं मार्केट के अंदर जिनसे एक इंसान को लॉस हो सकता है, या इवन वो अपनी, जब हम वेल्थ इरोजन की बात करते हैं, प्रिंसिपल इरोजन की बात करते हैं, तो वहां तक पहुंच सकता है। तो किस तरीके के रिस्क जो है उनसे एक इंसान को बचना चाहिए? so there are lots of risk, बहुत सारे रिस्क होते हैं इक्विटी मार्केट्स में। मैक्रो रिस्क होते हैं, कंट्री रिलेटेड रिस्क होते हैं, हमारी कंट्री कैसे ग्रो कर रही है, क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। देन आपके स्टॉक सिलेक्शन रिस्क हो सकते हैं कि आपने किस तरह की कंपनी में आपने पैसे लगाए हैं, आपने क्या आपने स्टडी करी है कि उसमें उनकी, उस कंपनी का, उस इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है, उनकी सेल्स कैसी है, उनका उन क्या प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है, उनके एक्सपेंशन प्लान्स कैसे हैं, क्या वो ओवरऑल इंडस्ट्री में, ऐसा तो नहीं कि कल कुछ चेंज आया और वो वाइप आउट हो गई इंडस्ट्री। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स टू कंसिडर। उससे भी ऊपर एक सबसे बड़ी बात है, क्या आप उन प्रमोटर्स जो उस कंपनी को रन करते हैं, मैनेजमेंट जो से रन कर रहा है, उनकी नीयत कैसी है। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। हमारे कंट्री में ही अगर मेरे को एग्जांपल्स लेने हो, ये दुनिया दुनिया के लिए भी ट्रू है। मैंने कुछ बाहर भी थोड़े कुछ समय के लिए काम किया है, इट्स यूनिवर्सली ट्रू एक्चुअली, बट और हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे प्रमोटर्स ऐसे होते हैं जो, जिनकी नीयत सही नहीं होती है और गलत काम करते हैं, जिससे कंपनी को, कंपनी के प्रॉफिट्स अपनी बुक्स में ले जाते हैं, या इस तरह के, या फ्रॉड करते हैं, कुछ कर लिया। तो हमें सब, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वाइल इन्वेस्टिंग इज कि प्रमोटर कैसे हैं उस कंपनी के। बहुत जरूरी है कि उनका विजन क्या है, वो किस डायरेक्शन में कंपनी को ले जा रहे हैं, क्या वो ऑनेस्ट इंडिविजुअल्स हैं जो कंपनी को रन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट टीम कैसी है, अगर टीम अच्छी नहीं होगी तो कैसे हो। सो अल्टीमेटली योर इन्वेस्टमेंट इज, वेदर इट्स अ क्वालिटी इन्वेस्टमेंट या फिर बेकार इन्वेस्टमेंट है, इन सब फैक्टर्स का एक अल्टीमेट रिजल्ट पे स्टडी करके ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और उसके बाद भी, इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी इस पे स्क्रूटनी करी जाती है, इसको आप ध्यान में रखते हैं कि जो उन्होंने कहा है उस पर अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उन्होंने वो कितना एक्सपैंड कर रहे हैं, उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और इस चीज को स्टडी करके ही अपने इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कंपनी को जानना बहुत जरूरी होता है। राइट। सो क्योंकि कंपनी को आपने कहा जानना बहुत जरूरी है, और इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बताया, बट क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है बहुत सारी एक आम जनता के तक भी पहुंचेगा, जिसको शायद इतना या तो समय नहीं है कि वो इस तरीके की रिसर्च कर पाए,
और या तो ऐसा कि समय थोड़ा बहुत अगर हम निकाल के कर भी लें, पर हमें उतना ज्ञान नहीं है कि हम लगा भी रहे हैं टाइम रिसर्च करने के अंदर, पर हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा। सो ऐसे केसेस के अंदर आई हैव हर्ड कि एसआईपी इज अ गुड प्लान। तो आप एसआईपी को या इवन जो इंडाइसेस के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सजेशन देते हैं, उसको उसको कैसे देखते हैं आप, और एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है? या वेरी गुड क्वेश्चन पवन, और ये एक आम जनता के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। बहुत सारे लोग टिप्स पे काम करते हैं, बट दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। सो या तो आप एक जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाएं जो आपके लिए पूरी प्लानिंग करके दे और आपका इन्वेस्टमेंट करे, या फिर आप जाएं, देयर इज अनदर स्ट्रीम, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एक एक्सपर्ट होता है, फंड मैनेजर होता है, जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट्स करता है, वो सारी रिसर्च करता है, और उसके पास टीम होती है जो इनेबल करती है परचेज एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स, और इसी का एक पोर्टफोलियो बना के वो एक कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट होता है और कस्टमर उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो म्यूचुअल फंड इज अनदर वेरी गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी मार्केट्स, एंड बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इंडिया में अवेलेबल हैं, रेगुलेटेड हैं वो सेबी के द्वारा, जो एक गवर्नमेंट की एक बॉडी है, तो वहाँ पे अच्छी तरह रेगुलेट होते हैं वो। तो और इन्हीं प्रोडक्ट्स में, म्यूचुअल फंड्स में, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी सब लोगों ने मेरे ख्याल से मोस्टली सुना ही होगा। और एसआईपी एक बहुत अच्छा माध्यम है अपना इन्वेस्टमेंट करने का। मैंने पहले भी बताया था, ये एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है। इसके लिए कोई अच्छा टाइम, कोई बुरा टाइम नहीं होता है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। इसमें हर महीने या हर हफ्ते या हर क्वार्टर या हर कुछ पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो आप एक छोटा छोटा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट्स इसके थ्रू कर सकते हैं। और मेरी नज़र में ये एक मिरेकल की तरह होता है, एक जादू होता है, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग स्टोरी होती है। मैं कंपाउंडिंग के बारे में आपसे बाद में बात करना चाहूँगा, लेकिन एक कंपाउंडिंग स्टोरी होती है जिसमें मनी मल्टीप्लाई होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम लोग कहते हैं 1 2 हो गया, 2 4 हो गया, 4 8 हो गया, 8 16 हो गया, तो उसी तरह से कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एसआईपी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाता है। और मैं सभी कस्टमर्स से, सभी ऑडियंस से आपके ये जरूर करना चाहूंगा कि आपको स्पेयर कैश को जो आप इक्विटीज में लगाना चाहते हैं, अगर आप एसआईपी के माध्यम से अपना उसे इन्वेस्टमेंट करें तो आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। एक रफ बैक ऑफ द हैंड कैलकुलेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी महीने की कर रहे हैं, ये एक नोशनल नंबर है, किसी का 1,000 भी हो सकता है, किसी का 1 लाख भी हो सकता है, वो एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। और 10,000 रुपए अगर हम महीने का इन्वेस्टमेंट करें और अगर हम लोग 20 साल तक इसे करें, और मैंने आपको बताया था सेंसेक्स की करीब 14-14.5% पे एनुअलाइज ग्रो करा है, बट अगर हम ये मान के चलें कि सिर्फ 12% की हर साल की रिटर्न आती है, तो ये आपका 10,000 रुपए की एसआईपी, यानी कि 1,20,000 रुपए पर ईयर की एसआईपी, आपका टोटल अमाउंट एट 12% कंपाउंडिंग रेट आपका करीब 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 1 करोड़ रुपया हो जाता है। तो एक एसआईपी जो हम लोग कह रहे हैं 10,000 रुपए का है, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 20 साल में 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। इसका एक और वेरिएशन है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, विच इज कॉल्ड अ स्टेप अप एसआईपी। इसमें अगर हम कहें कि हमारी जैसे इनकम लेट अस अज्यूम की 10% हर साल बढ़ रही है, तो हम अपनी इक्विटीज में एसआईपी में भी 10% की वृद्धि करेंगे हर साल। तो 10,000 रुपए की जो एसआईपी कर रहे हैं उसे अगले साल हम लोग 10% से बढ़ा देंगे, यानी कि 11,000 रुपए की एसआईपी हो गई। तो और फिर उससे अगले साल फिर उस पर 11,000 पे 10% जोड़ देंगे। तो इसी तरह से अगर हम करते रहे हर साल 10% की वृद्धि से, तो आप सरप्राइज रह जाएंगे 20 साल के बाद ये जो टोटल अमाउंट है, जो 10,000 रुपए की एसआईपी से शुरू होके अगले 20 साल तक ऐसे से बढ़ता जाएगा, ये करीब करीब, अगेन बैक ऑफ द हैंड कैलकुलेशन, इस करीब करीब 6.5 करोड़ रुपया हो जाता है। एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और प्रोसेस इतना सिंपल है, इतना मेथोडिकल वे ऑफ इन्वेस्टिंग है।
आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट नीचे गिर रहा है ऊपर गिर रहा है. दिस इज वंडरफुल वे ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. SIP इज मैजिक. आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आप प्लीज SIPs को इग्नोर मत करिए, प्लीज जरूर करिए इस चीज को. यू विल मेक अ लॉट आपने ऑफ एस आई वेल्थ. पी आपने एसआईपी के साथ साथ में कंपाउंडिंग का भी बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया, आई वुड से. बट दिस इज अमेजिंग कि आप सिर्फ 10% हर साल, सिर्फ अगर आप स्टेप अप्रोच के साथ में जाते हैं, तो आप जहां 1 करोड़ रुपए बना रहे थे 20 साल में, वहीं आप 6.5 करोड़ के लगभग आप बना रहे हैं. Yeah, absolutely, and that is why I say, obviously there are equity risks जो हम लोग मैं एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हमेशा बोलूंगा कि इक्विटी में रिस्क होता है, बट जनरली रिस्क टेपर डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो रिस्क कम होते जाते हैं अगर हम बड़ा पीरियड लेके चलें. ये भी बात सोचने वाली है कि आखिरी साल में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे 6.5 करोड़ इज अनबिलीवेबल अमाउंट. और कंपाउंडिंग एक, हम लोग कहते हैं एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है. बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा वंडर यही है. तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, आप ये कमाल की चीज है. आपका प्रिंसिपल जो है आपको डिविडेंड की तरह कुछ सालों में मिलने लगता है. तो ये तो अमेजिंग चीज है, और सब लोगों को इस पे खास ध्यान रखना चाहिए. कभी कोई जरूरत हो तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू स्टार्ट योर SIPs at any point of time, at any valuation level. मार्केट ऊपर हो नीचे हो कहीं पे भी हो, प्लीज डू. अच्छा, इसमें क्योंकि आपने टाइम फ्रेम ऑफ कोर्स इस एसआईपी के केस में एटलीस्ट 20 इयर्स लिया, जब हम इक्विटी की बात कर रहे थे आपने कहा कम से कम 5 साल के लिए तो एक इंसान को इन्वेस्टेड रहना ही चाहिए. बेटर है कि वो 10, 15, 20 साल तक अगर रह सकता है. सो आइडियल टाइम फ्रेम क्या है? क्योंकि हो सकता है कि मेरा एक सर्टेन गोल हो, राइट. और हम जब आज की डेट के अंदर न्यू जनरेशन की बात करते हैं जो अपने 20s में ही अर्न करना शुरू कर देते हैं, दे वांट दैट कि उनका खुद का घर हो जाए, उनके पास जल्दी से गाड़ी हो जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो उस केसेस के अंदर एक्चुअली में आइडियल टाइम फ्रेम क्या है? क्योंकि उनके पास शायद 15 साल 20 साल वाला टाइम फ्रेम नहीं होगा जब उनको अपने लिए घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है एंड ऑल दैट थिंग. So, Pawan, actually, the ideal time frame is जितना ज़्यादा possible हो सके. Minimum I would say is 5 years. मैं फिर से उसी बात पे आऊँगा. अगर आपको गोल्स, अपने गोल बेस्ड आपने इन्वेस्टिंग करी है, तो आप एक तरीके से मेथड के साथ अपना पैसा आप विड्रॉ भी कर सकते हैं. देयर आर प्रोडक्ट्स लाइक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स. आप उनके थ्रू आप अपना पैसा निकाल भी सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ, इन्वेस्टमेंट्स में से. तो और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आप निकालते हैं, वरना इस जर्नी को कंटिन्यू रखिए. आप देखेंगे आपका रिटायरमेंट बहुत सुखद हो जाएगा. आप अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हो, आप अपनी लेगेसी भी छोड़ सकते हो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए. सो और इसके लिए आपको आज की डेट में करोड़ों रुपए होने की जरूरत नहीं है. आप एक सिंपल, अगर आपकी मंथली अर्निंग्स हैं, आपकी इवन बिजनेस, फॉर बिजनेस पीपल इन बिजनेस जिनका जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा कि अपना थोड़ा थोड़ा अर्निंग्स निकाल के अदर देन बिजनेस इस चीज में भी इन्वेस्टमेंट करें थ्रू अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट रूट. सो देयर इज, एज आई सेड, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कोई छोटा पीरियड इज नॉट गुड फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट. 5 साल, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कस्टमर के, हमारे पास 5 करोड़ रुपए हैं, 3 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ रुपया है, आप हमें 2 महीने के लिए बता दो, मैं उनके सामने हाथ जोड़ के कि इक्विटीज में अगर आपका टाइम फ्रेम ये है तो आप प्लीज मत इन्वेस्ट करो. आप किसी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में डाल दो, आप सेविंग्स में डाल दो, आप फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, बट आप ये नहीं चाहोगे कि आपका 5 करोड़ आपका 4 करोड़ में रह जाए. तो प्रिंसिपल लॉस इज अ रियलिटी अगर आपका टाइम फ्रेम कम है. आप इसे जितना टाइम बढ़ा सकते हो, गुड. आपको पैसे निकालने, आप निकाल लीजिए. ये लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रैक्टिकली लिक्विड है. तो आप जब भी चाहेंगे ना, आप लिक्विडिटी से आप अपना, आपके मान लीजिए आपका, मैं कह रहा हूँ 20 साल की जर्नी है, आपने 10-10 हजार रुपए की SIP करी है. आप बाद में अगर आपको 10 लाख रुपए निकालने हैं 8-9 साल बाद, आप निकाल सकते हैं उसमें से. उसमें कोई वो नहीं हो जाएगा, तब भी आपकी वेल्थ बच जाएगी. आप उसमें जोड़ते भी रहिए, निकालते भी रहिए. और सिर्फ आप इतना ही पैसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100 रुपए के 100 रुपए ही इक्विटीज में लगा दीजिए. इस बात का फिर से ध्यान रखिए कि आप उतना ही लगाइए जितना आपका रिस्क प्रोफाइल आपको परमिशन देता हो इन्वेस्टमेंट के लिए.
अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, जो आप बोल रहे थे ना कि लास्ट के 19वें साल में या 20वें साल में बहुत मोटा अमाउंट भी जाएगा, वो अगर बैक ऑफ माइंड हो तो प्लीज बताइए, क्योंकि 6.5 करोड़ तो बहुत ऑफ कोर्स ल्यूक्रेटिव लग रहे हैं देखने के अंदर कि 6.5 करोड़ मुझे मिलेंगे, बट लास्ट ईयर्स के अंदर जो पैसा जा रहा है वो भी बहुत मोटा है, आई एम श्योर। हाँ, तो मैंने इसीलिए बोला कि आपकी, हाँ, यही मान के चल रहे हैं कि हम लोग 10% आपकी इनकम भी ग्रो कर रही है हर साल। तो मान लीजिए किसी की 1 लाख रुपए की सैलरी है, तो 1 लाख रुपए में से आपने 10,000 रुपए आपने शुरू में इन्वेस्ट कर दिया। अगले साल आपकी 10% बढ़ भी गई सैलरी और आपने 1,10,000 रुपए हो गया, तो सेकेंड ईयर में आप 11,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से। मतलब बेसिकली आप 9,000 रुपीज आप यूटिलाइज कर रहे हैं कहीं पे, तो आप 11,000 रुपए ही कर रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, ये ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 20 ईयर्स में भी 10% कंपाउंडिंग के हिसाब से होगा, पर आपकी सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ी होगी। दैट इज द राइट, अजम्पशन। राइट। सो मतलब मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको कह रहा हूँ कि अमाउंट बहुत बड़ा हो गया होगा, लेकिन हो सकता है 20 साल बाद इन्फ्लेशन एंड अदर थिंग्स की वजह से उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, आपको कम ही लगेगा, लेकिन 6.5 करोड़ फिर भी मीनिंगफुल रहेगा, इज माई पॉइंट। इंडीड, इंडीड। अच्छा, क्योंकि एस आई पीज आपने सजेस्ट किया कि किसी भी इंसान को अगर इनकेस अगर बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो खुद रिसर्च नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे करनी है, तो एस आई पी इज द बेस्ट ऑप्शन। पर एस आई पी के बारे में भी तो पता होना बहुत जरूरी है ना, लेकिन वो मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन सी एस आई पी के अंदर इन्वेस्ट करूं, तो फिर वो कहाँ से जर्नी तो शुरू होगी? आपको एसआईपी में भी रिसर्च करना पड़ेगा। नथिंग कम्स इजी इन लाइफ। सो ये इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, पवन, कि कोई भी चीज बिना संघर्ष के आसानी से मिलती नहीं है, और जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वर्थ नहीं होती है। और हर एक की लॉटरी भी नहीं लगती है, लॉटरी बहुत कम लोगों की निकलती है, मे बी 1 in 10 million, इस तरह का रहता है। बट आई एम जस्ट सेइंग दैट हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आप स्टडी करनी पड़ेगी आपको, या आपको किसी से जानकार से मिलना पड़ेगा, किसी विशेषज्ञ से, जैसे मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिलना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको रिकमेंड कर देंगे, बट सेबी उनको अलाउ नहीं करता है रिकमेंड। उनका अपना पर्सनल मोटिव भी हो सकता है रिकमेंड करने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो रिकमेंड करते हैं उनको कमीशंस मिलती है म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। तो वो कुछ भी जहाँ पे उनको सबसे ज्यादा कमीशन मिल रही होती है वो चीज इन्वेस्ट करने के लिए बोल देते हैं। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल स्टडी करने के लिए बहुत मटेरियल अवेलेबल है, नेट पर अवेलेबल है। अगर आप खुद कर सकते हैं तो प्लीज करिए, और अगर आप नहीं कर सकते हैं, प्लीज डोंट हेजिटेट टू मीट investment advisors or that community which can provide you such information. Try कि आप जहाँ पे सबसे genuine cases हो, आप वहीं पे अप्रोच करने की कोशिश करें। एज ए सेड, हम लोग एक डॉक्टर्स की तरह काम करते हैं। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होती है, वैसे एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इन्वेस्टर रिलेशनशिप होती है। सेल्फ मेडिकेशन बहुत समय तक काम नहीं करता है, सेल्फ मेडिकेशन से बड़ी प्रॉब्लम्स होने का दिक्कत होती है। उसी तरह से अगर आप अपने आप करते रहेंगे, आपने 1-2% भी अगर कम अर्न किया, अल्टीमेटली कंपाउंडिंग की वजह से उसका बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। सो अगर थोड़ा सा आपका मनी स्पेंड भी हो रहा है टू पे द डॉक्टर और पे द एडवाइजर, इट इज जस्ट ओके। वी आर टॉकिंग ऑफ 12, 13, 14, 15% रिटर्न्स ऑन एन एनुअलाइज्ड बेस। अगर आपके 50 पैसे या 1 रुपया जा भी रहे उसमें से, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस इन लाइफ। कोशिश करिए कि आपको सही सजेशन मिल जाए। बहुत ज्यादा फैमिली टिप्स वगैरह पे भी काम मत करिए, बिकॉज उसको मॉनिटरिंग करना भी बहुत जरूरी है। रिस्क प्रोफाइलिंग एक इसमें आपने टर्म भी यूज किया था, आई वांट टू नो कि एग्जैक्टली रिस्क प्रोफाइलिंग क्या चीज है और कैसे की जाती है? सो जनरली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। हर एक को अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है एज एन इन्वेस्टर। I, as an investor, may be very different from you as an investor. आपकी वाइफ भी हो सकता है आपसे बहुत डिफरेंट हो, आपके पेरेंट्स आपसे डिफरेंट हो इन योर वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हो सकता है मैं जो हूँ वेरी वेरी हाई रिस्क टेकर हूँ, आई डोंट माइंड लूजिंग मनी इन इन्वेस्टमेंट, बट मेरे को चाहिए 15% रिटर्न। बट आप जो हो मे बी एज एन इन्वेस्टर
आप पैनिक करने लगते हो अगर आप देखते हो कि मेरा 100 रुपये 80 रुपये रह गया है, तो आप पैनिक कर जाओगे और आप कहोगे कि नहीं भैया ये मेरे लिए नहीं बना है, ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए नहीं है, मैं बाहर निकल के आ जाता हूँ, ये मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे मतलब मैं अपनी लाइफ में आई वुड हैव मेट थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स, एंड कस्टमर्स आर वेरी डिफरेंट। हर एक का आइडियली, जैसे हम लोग कपड़े सिलाते हैं तो हर एक का मेजरमेंट्स डिफरेंट होते हैं, उसी तरीके से कस्टमर्स का भी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज डिफरेंट होती हैं। तो हमें स्टिचिंग उसी हिसाब से करनी चाहिए जो हर एक के लिए फिट हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इसीलिए एक रिस्क प्रोफाइलिंग हम लोग करते हैं। शायद आपको इंटरनेट पे भी बहुत सारी जगह मिल जाए। आप उसमें हम लोग बेसिकली वी ट्राई टू सिंप्लीफाई, हालांकि सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हम 6-7 क्वेश्चंस, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं कस्टमर्स से कि मान लीजिए कि अगर मार्केट गिर जाए 20% तो आप क्या करेंगे, या फिर आपका पोर्टफोलियो में किस तरह का उतार चढ़ाव आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इस तरह के हम लोग 7-8 क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बेसिस पे हम एक उनका रिस्क प्रोफाइल करते हैं कि क्या है, वो कंजर्वेटिव कस्टमर्स हैं, बैलेंस कस्टमर हैं, या हाई रिस्क टेकर हैं, और उसी के हिसाब से उनको सजेस्ट करते हैं कि कितना परसेंट इक्विटीज में आना चाहिए, कितना हाइब्रिड फंड्स में आना चाहिए, या कितना आपका डेट या फिक्स्ड इनकम उसमें आना चाहिए। तो उस तरह से हम एलोकेट करते हैं फंड्स को। ये एक एक्सरसाइज है, 100% सक्सेसफुल नहीं होती है, लेकिन काफी हद तक हमें इंडिकेशन दे देती है कि कस्टमर्स का क्या थिंकिंग है रिस्क के प्रति। Okay, so my last question of course Sure. tonight, मुझे ये बताइए क्योंकि इवेंचुअली अब तो हम 2024 में हैं, पीछे का तो हम नहीं जानते कि जो हुआ सो हुआ, हम वहां से ऑफ कोर्स रेफरेंसेस ले सकते हैं और उसके आगे अपनी लाइफ चला सकते हैं, बट यहाँ से अब कहाँ, लाइक यू नो, अगर आप आज की डेट के अंदर अगर बोलेंगे कि मुझे वेल्थ क्रिएशन करनी है, मेरे पास में बहुत लिमिटेड अमाउंट है, पर वो मैं हर साल रेगुलरली लगाता रहूंगा, वो भी एक मतलब मैं कर सकता हूं, तो यहां से कहा क्या एक इंसान को इक्विटी मार्केट एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट रहना चाहिए कंप्लीटली, या उसको अदर, क्योंकि हमने सुना है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन यू नो इन वन बास्केट, तो डिफरेंट डिफरेंट बास्केट के अंदर आप प्लेस कर दीजिए, तो क्या या इक्विटी मार्केट एसआईपी के अंदर ही फुल्ली इन्वेस्टेड हो जाए, या और भी जो बास्केट्स है उनके अंदर थोड़ा थोड़ा अगर हम डाल सकते हैं तो डालें? Yeah, so Pavan, again a very relevant question. Diversification बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमें किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में ऐसे पैसे नहीं लगाने चाहिए। हमें डिवर्सिफाई करना चाहिए, यानी डिवर्सिफिकेशन का मतलब है हमें अपने रिस्क को स्प्रेड आउट फर्दर करना चाहिए। हम लोगों को शायद अगर हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें मे बी 5 या 6 स्कीम्स डिफरेंट स्टाइल्स, कोई लार्ज कैप की, कोई मिड कैप की, कोई स्मॉल कैप की, कोई फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप स्कीम्स, इस तरह से लेके इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। एसआईपीज भी हमें उसी तरह से एक फंड में नहीं करनी चाहिए, 4-5 एसआईपीज करनी चाहिए। एक स्टॉक्स में भी एक स्टॉक में ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम 100 के 100 रुपए एक शेयर में, रिलायंस पसंद आ रहा है तो सारे के सारे पैसे रिलायंस में लगा दिए। खुदा ना खास्ता कल कुछ गड़बड़ हो गया रिलायंस के साथ, होगा नहीं, लेकिन अगर हो गया तो हमारे सारे पैसे नहीं डूबने चाहिए। उसी तरह से मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को अपने देखा है कि 100 रुपए में से 100 रुपए उन्होंने अपना रियल स्टेट में लगा रखा है। बहुत खुश रहते हैं कि रियल स्टेट में कभी पैसा गिरना नहीं, ये फैक्ट नहीं है एक्चुअली। देयर आर साइकिल्स इन रियल स्टेट ऑल्सो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि सारा का सारा पैसा रियल स्टेट में लगा दिया। ये बिजनेसमैन होते हैं, सारा का सारा कहते हैं हम तो अपने बिजनेस को सबसे अच्छा समझते हैं, तो हम सारा का सारा पैसा वापस बिजनेस में लगा देंगे, हमें वहां पे सबसे अच्छा रिटर्न्स मिलता है। वो भी थोड़ा सा सही स्ट्रैटेजी नहीं है। हमें अपने अलग अलग पिलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रखने चाहिए, थोड़ा थोड़ा अपने बिजनेस में, थोड़ा रियल स्टेट में, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा फिक्स्ड इनकम में, थोड़ा इक्विटीज में। तो और उनका परसेंटेज एलोकेशन आपका रिस्क प्रोफाइल से निकलता है कि कितना करना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट इज अ वेरी गुड थीम, इस पे जरूर अमल करना चाहिए। एंड बिफोर वी क्लोज डाउन, आई आल्सो वांट टू टॉक टू यू अबाउट व्हाई इंडिया में क्यों इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। मेरे ख्याल से इतना रेलेवेंट चीज है, क्योंकि आज की इंडिया में आज की डेट में
ऐसी शायद कोई इकोनॉमी नहीं है इन द डेवलप्ड वर्ल्ड या फिर हमारे पियर्स में, इमर्जिंग इकोनॉमीज में, जो इंडिया के अंदर हमें दिखता है। अगले मेरे ख्याल से 10 से 20 साल आर मेड, टेलर मेड फॉर इंडिया। देयर इज नो कंट्री जिसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं डेमोग्राफी के। हम अगर डेमोग्राफी की बात करें, हमारा मीडियन एज 27 साल का है, 27 ईयर्स, वी आर ए यंग कंट्री। एंड उसके जो डिविडेंड्स है, उसका जो बेनिफिट्स है, हम लोग आने वाले साल में देखेंगे। स्किल लेवल्स इंप्रूव होंगे, हम लोग पूरी दुनिया में चारों तरफ स्प्रेड होंगे। एवरेज इंडिया की एजुकेशन लेवल्स ऑलरेडी इंप्रूव कर रहे हैं और इंप्रूव करेंगे, and उसकी वजह से नेचुरल बेनिफिट्स टू द इकोनॉमी विल फॉलो। वी आर अ डेमोक्रेसी। लॉट ऑफ peer countries like चाइना आर देयर आर ऑटोक्रेसी। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे डंडे की जोर पे सब कुछ रहता है, बट वो बहुत लंबे समय तक के लिए सस्टेनेबल शायद इतना उस तरीके से नहीं हो सकता है जैसे एक डेमोक्रेसी में हो सकता है। तो इंडिया को डेमोक्रेसी का बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आज की डेट में वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। जीडीपी हमारी करीब करीब 7-7.5% is almost a given. We can, if we do better, we can also touch 8.5% in real GDP terms. This is phenomenal. हमारी comparable economy में या developed world में कोई economy इस level पे grow नहीं कर रही, और हम लोगों ने अभी तक surface को सिर्फ scratch किया है। If we look at हमारी इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है, हमारी पॉपुलेशन का जो पोटेंशियल है, इस जस्ट हम लोगों ने अभी सिर्फ स्क्रैच किया सर्फेस को। द रियल बेनिफिट्स आर लाइकली टू कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जिस तरह से हमने डिजिटलाइजेशन अडॉप्ट किया है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अनदर बिग थिंग इन इंडिया। मेरे हिसाब से नेक्स्ट 20 years आर गोल्डन years and maybe more also. We are already the 5th largest economy in the world. कुछ समय में हम 3rd largest economy हो जाएंगे। I mean, बारिंग कि हम अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी ना मार लें in terms of some wrong choices macro environment में या otherwise, but still I think we are going to do exceptionally well over a period of time. And somebody who is not investing in markets in India, especially equity markets, even bond markets, even otherwise, I think वो lose out कर जाएगा. So don't ignore this space. There is tons of money to be made. उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपलिसिटी आप जितनी ज्यादा रखेंगे, आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। कोई आपसे कहे कि ये इसमें कर दो, ये डेरिवेटिव ले लो, वो कर लो, प्लीज इन सब में मत जाइएगा। आप जितना सिंपल अपने आप को इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रखेंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। डोंट मिस आउट ऑन इंडिया, दैट्स माय मैसेज टू एवरीवन। इंडिया एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है अगले 20 सालों के लिए। बहुत अच्छी जर्नी हो सकती है। इवन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स इट्स अ ग्रेट प्लेस टू इन्वेस्ट। ऑफ कोर्स, लाइक पिछले अगर हम 10 सालों की बात करें तो हमारी इकोनॉमी के अंदर 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर जुड़े हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और आने वाले समय के अंदर आपने भी बोला कि हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाले हैं। बट आई थिंक यहाँ पर एक और क्वेश्चन सच में मेरे दिमाग में आया, क्योंकि आपने बोला मैक्रो लेवल के ऊपर कोई रॉन्ग चॉइसेस ना कर ले। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहूंगा, इसी साल अभी 3 जून की बात है जब हमने देखा मार्केट ने क्या उछाल लगाया एग्जिट पोल के बाद में, और जैसे ही 4th को रिजल्ट आते हैं जनरल इलेक्शन के, सडनली हम देखते हैं मार्केट किस तरीके से गिरा। सो गवर्नमेंट का भी क्या फर्क पड़ने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, कि कौन सी गवर्नमेंट रहेगी सेंटर के अंदर, जिसकी वजह से in case of course you want to answer this question. पवन, so I'll answer this question. मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया कि अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और चार्ट्स देखेंगे, एनी इलेक्शन आउटकम फॉर दैट मैटर, एनी अदर इवेंट, जैसे इंडिया ने 1998 में जब पोखरण ब्लास्ट किया था, या उसके बाद देर आफ्टर नाउ सेवरल इलेक्शंस हैव हैपेंड। बहुत ऐसे कोलिशंस बने थे जहां पे कोई पार्टी इधर से खींच रही है गवर्नमेंट को, कोई इधर से खींच रही है, व्हाटएवर। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड, बट द पाथ हैज बीन अपवर्ड्स एंड अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रहा है। सो जब ये आउटकम आता है ना, अगर हम इसे नैरो डाउन कर लें, 1 महीने का कर लें, जैसे इलेक्शन आउटकम उस दिन आया 4 जून को,
जो 4 जून को मार्केट एकदम से नीचे गई, अगर आप एक दिन के इन्वेस्टर हैं या 5 दिन के इन्वेस्टर हैं, उनकी तो वेल्थ इरोड हो जाएगी उस पीरियड में। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे, तो अगर आप देखेंगे दैट चार्ट इज प्रैक्टिकली इट्स लाइक अ मेयर ब्लिप। एक छोटा सा ऐसे इवेंट होगा, आप उस पर नजर भी नहीं डाल पाएंगे। आप उसको अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आप उसको राउंड सर्कल भी नहीं करके देखोगे कि कोई मेजर इवेंट था। उससे पहले जो कोविड वाला था, दैट वाज अ मेजर इवेंट। उससे पहले 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, दैट वाज अ मेजर इवेंट। उससे पहले टेक बबल हुआ था, वो दैट वाज अ मेजर इवेंट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पॉलिटिकल इवेंट्स, इलेक्शंस, ये सब इवेंट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म में मैटर करते हैं। बट herein I would also like to point out, from a political perspective, अगर आप एक अच्छी गवर्नमेंट चूज करें, एक अच्छा लीडर चूज कर रहे हैं, then naturally what would happen is जो चीज हम लोग 10 साल में अचीव करने वाले हैं, हो सकता है वो हम लोग 7-8 साल में अचीव करें। सो दैट इज, वो एक्सिलरेट कर देता है प्रोसेस को। सो जो कर्व ऐसे जा रहा है वो थोड़ा सा ऊपर अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में जो रिटर्न्स आपको डिविडेंड्स मिल रहे हैं वो थोड़े जल्दी और बेटर मिलने, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट्स अ कंपाउंडिंग स्टोरी। तो कंपाउंडिंग एक अच्छे रेट पे होने लगती है। सो अगर हम लोग मान लीजिए 12% का मैंने आपको बताया था, सो देयर इज अ रूल ऑफ 72 व्हिच मींस योर मनी विल डबल 72 divided by the rate of interest, so which means 6 years में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर let's say there is a good government या एक्सिलरेट हो गया प्रोसेस, तो वो 14% पे ग्रो कर रहा है, तो शायद आपका 5.25 साल में ग्रो कर जाएगा। इसी तरह से इंडेक्स लेवल्स को भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम आज की डेट में लेट्स से सेंसेक्स इज एट 79,000 और व्हाटएवर, और अगर हम 5 साल में 14% पे ग्रो करें तो 5 साल में वो डबल हो जाएगा, उसके 10 साल में 4 गुना हो जाएगा। सो इट विल हैपन, बट हो सकता है जल्दी हो जाए या कम हो या देर में हो, डिपेंड करता है चॉइसेस दैट वी मेक एज citizens of the country and the representatives that we choose. मेरे 3 मेजर टेकअवेज हैं इस पूरे पॉडकास्ट में से। वन फॉर श्योर, जिस तरीके से बीमार होने पर आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करते हैं, अगर सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो हार्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो प्लीज अगर वेल्थ क्रिएशन करनी है तो आप एक्सपर्ट के पास में ही जाइए। दैट इज 1। 2, अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है तो स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप छोटे पीरियड के अंदर अगर आप रहेंगे तो वहां पर गेम आपका मतलब जैसा पैसा बनाना चाहते हैं वैसा तो नहीं बनने वाला है। एंड थर्ड, आई थिंक आपकी रिस्क एपेटाइट, तो छोटे छोटे जो ब्लिप्स आए, चाहे वो इलेक्शन रिजल्ट हो या कुछ और, उसे घबराए नहीं और स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू सो मच गौरव जी। You have hit the nail's head, Pawan. Thank you. I hope we all learn in this process and कुछ अच्छी choices बना के अपने सबके लिए wealth create करें। कभी कोई जरूरत हो, so I'm always available. And thank you for having me on your show. Thank you so much for joining us. Thank you.